नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो सभी PYQ देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ज़रूर देखा करिए, एक्सप्लेनेशन नोट कर लिया करिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में उसी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए हमें चार कथन दिए हुए हैं, कह रहा है कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किए थे। या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मूल अधिकार की बात करें। मूल अधिकार, ठीक है ना। तो मूल अधिकारों को अगर मैं थोड़ी बातें बताऊं तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 में मौजूद है, ठीक है। अब देखिए मूल अधिकार वर्तमान में है कितने? टोटल 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। अभी बताता हूँ कैसे क्या है। तो सबसे पहले पूछा है कि मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया, किसने शामिल किया, कब कब शामिल किया गया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि 1895 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था कि गृह विधेयक बिल के माध्यम से इसको मौलिक अधिकारों को अपनाने की बात कही थी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 1923 में आपने पढ़ा होगा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों को अपनाने की बात कही थी। उसके बाद 1928 में आपका मूल अधिकारों को अपनाने की बात नेहरू रिपोर्ट ने कही थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन आपने पढ़ा होगा। 1931 का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों को अपनाने की बात कही थी। तो यहाँ पे देखो उन ऑप्शन में केवल नेहरू रिपोर्ट ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी का संबंध मौलिक अधिकारों से नहीं है। क्लियर? आगे देखेंगे मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वाद्य योग है, अवाद्य योग है, लचीले हैं, कठोर है। तो मौलिक अधिकार पहली चीज़ मैं बता दूं वाद्य योग है, ठीक है ना। ऑप्शन है यहाँ पे सही। वाद्य योग मतलब क्या है कि हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा। मतलब वहाँ पे हम वाद विवाद करेंगे किसके प्रति? मौलिक अधिकार के प्रति। तो क्या होगा? इसी वजह से ये वाद योग है, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। याद रखना है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। अगर मौलिक अधिकारों की बात करूं तो आर्टिकल 32 जैसे है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी वजह से आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि हमें अगर कुछ हनन हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो हमारी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 है, ठीक है। चलिए आगे देखें। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो अच्छे से याद रखना है, मौलिक अधिकार आपातकाल जब भी लगेगा तो उसको निलंबित किए जा सकते हैं। कैसे? देखते हैं। आर्टिकल 352 आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है तो आर्टिकल 359 और आर्टिकल 358 ये दो आर्टिकल थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। तो है क्या क्या?
आर्टिकल 359, पहले 9 है फिर 8 है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ऐसे याद करना है आपको। 359 में क्या है कि जब भी आपातकाल लागू होगा तो आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 जो मौलिक अधिकार 20-21, भाई मौलिक अधिकार क्या है 12 से 35 है ना, मौलिक अधिकार 12 से 35 है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को निलंबित कर दिया जाएगा। कब? आपातकाल की स्थिति में। मैं फिर बताऊं, जब भी आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 359 के तहत मौलिक अधिकार का आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो जाएंगे, ठीक। और 358 के तहत क्या है, कुछ नहीं है, सेम है कि आर्टिकल 19, 20, 21 ये 3 आर्टिकल को छोड़कर बाकी आर्टिकल निलंबित हो जाएंगे। मोटा मोटी बात बताएं तो 20-21 कभी निलंबित नहीं होते, चाहे जितना बड़ा आपातकाल लग जाए, ठीक है ना, बाकी सभी हो सकते हैं। किसके तहत? 359, 358। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सम्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। इस कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। और 21 का ही क्वेश्चन है। एस राधाकृष्णन कौन है? पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति और पहले राज्यसभा के सभापति। भाई जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति तो होता है ना, तो किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मैंने बताया मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। एक चीज़ और याद रख लेना कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से किस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में जॉन साइमन शासक हुआ करता था। जॉन साइमन, उसने अपने नागरिकों को एक एक्ट या चार्टर के माध्यम से कुछ अधिकार दिए थे, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी वजह से जो मौलिक अधिकार होते हैं तो भारत ने क्या कहा है? उसको मैग्ना कार्टा कहा है, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, ठीक। तो 12 से 35 जैसे कि मैंने बताया था, आर्टिकल किस में है? 12 से 35 में है। और अच्छे से याद रखना, अगर मौलिक अधिकारों में कुछ चेंजमेंट करना है, अगर मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो कौन करेगा? संसद। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 35 के तहत, ठीक है ना। जो लास्ट आर्टिकल है उसी के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है संसद के द्वारा। क्लियर? आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो देखिए आर्टिकल 13 मैंने बताया मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, ठीक है ना। तो बीच में क्या आ गया? 13 आ गया, तो क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आर्टिकल 13 में है क्या? कोई भी ऐसा कानून बन जाए कि जिसपे वर्तमान संविधान या वर्तमान जो कानून है वो डाउन रहेगा। मतलब समझो कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है कि जिसमें जो वर्तमान स्थिति में वर्तमान कानून लागू है या चल रहा है वो डाउन हो जाए या वो निरस्त होने की कगार में आ जाए, तो ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा जो नया बना है। क्लियर है? तो यही 13 में कहा गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता का अधिकार, अब देखिए मौलिक अधिकार हैं कितने? 6 हैं। कौन कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। ये 6 हैं। तो हमें क्या पूछा है? समता का। समता क्या है? आर्टिकल 14 से 18 में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 में क्या है? समता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 14 में देखेंगे तो विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य या राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है ना। 15 में है। 16 में क्या है? सेम है कि राज्य जो है
किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर लोक सेवाओं में भेदभाव नहीं करेगी, मतलब सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगी। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होगा। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत होगा। ठीक है ना, डिटेलिंग आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, समानता का अधिकार संविधान के किन निम्न अनुच्छेदों में किन के अंतर्गत दिया गया है। तो समता का अधिकार हमें पता है, आर्टिकल 14 से 18। समता का अधिकार या समानता का अधिकार दोनों सेम है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18, 14 से 18, 2, 3, 4, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है ना, इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, पॉलिटी बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आगे देखें, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है। कानून के समक्ष समता या कानून को क्या कहते हैं, विधि। तो आपने पढ़ा होगा विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। आप समझो, आर्टिकल 14 डिटेल में समझना है। अगर आर्टिकल 14 आप पढ़ रहे हो तो इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। पहला आता है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। दूसरा आता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। इन दोनों को लिया कहाँ से गया है, तो याद रखना, ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से और ये लिया गया है आपका यूएसए या अमेरिका से। ठीक है, ये पहले वाले में विस्तार ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो कैसा है, बिल्कुल भेदभाव है, हर जगह भेदभाव है। दूसरे में क्या कह दिया गया है कि भैया राज्य जो है किसी भी व्यक्ति या विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बस यहाँ बोलती बंद कर दी सबकी। ठीक है ना, आर्टिकल लागू है क्योंकि। तो आपको याद रखना है ये कैसा है, ये आपके इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, क्योंकि कह रहा है कि सभी समान होंगे, तो ऐसा तो नहीं है, ये नेगेटिव है। और ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये सकारात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर, आगे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण या विधि के समान संरक्षण प्रावधानित है। तो देखिए, अगर विधि के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण अभी हम लोगों ने देखा किस में है, आर्टिकल 14 में है। क्लियर है, ऑप्शन सी, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, तो हमने पढ़ा है समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 में है, तो 15 बीच में आएगा, तो बस क्या हो गया, समता का अधिकार हो गया। क्लियर है, आगे देखो। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब देखो, जब संविधान लागू हो गया, तो संविधान जब लागू हुआ, मौलिक अधिकार लागू हुआ, तो 15(4) और 16(4) जोड़े गए, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। कब जोड़े गए, तो पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है ना, जिसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो पहला संविधान संशोधन 1951 जोड़ा जाता है और आर्टिकल 15(4) में क्या कहा जाता है कि SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद 93वां संविधान संशोधन 2005 होता है और उसमें आपका आर्टिकल 15(5) जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या है, इसमें है कि SC, ST और OBC को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। तो सर जी 15(4) और 15(5) में अंतर क्या है फिर, जब दोनों में आरक्षण सेम है। तो 15(4) में क्या है कि ये लागू हुआ 1951 में। अब इस समय कोई हायर स्टडीज़ की व्यवस्था तो थी नहीं, भारत ताज़ा आज़ाद हुआ था, कोई ना ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थान थे, ना ही IIT थी, IIM थे, कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि ये सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की गई। लेकिन जब 2005 में फिर जोड़ा गया 15(5), तो ये कह दिया गया कि हायर स्टडीज़ में, उच्च शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि शिक्षण संस्थान पूछ रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 15(4) पहले हुआ था, फिर 15(5) 2005 में। 16(4) में क्या है कि SC, ST अन्य पिछड़ा वर्गों को लोक नियोजन में आरक्षण दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है।
तो याद रखना है आर्टिकल 15(4) और 16(4) सही है आपका। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। वैसे भी आप लोग जानते हो आर्थिक समानता कहाँ है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम, ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे मतलब रटना नहीं है ये सब चीज़ें। समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है तो आर्थिक नहीं है। आर्थिक, और अगर मैं बात करूँ मौलिक अधिकार में कुल 7 मौलिक अधिकार थे पहले मूल अधिकार में, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। 7वां कौन सा था, तो 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। वो अब कहाँ पे है, तो आर्टिकल 300A में है, 300 का में है, ठीक है ना। वो मौलिक अधिकार ना होकर अब कानूनी अधिकार है, ठीक। अगला देखेंगे, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत। छुआछूत का अंत, पहले छुआछूत काफ़ी होता था लेकिन किस आर्टिकल के तहत ख़त्म किया गया, आर्टिकल 17 के तहत ख़त्म किया गया। और एक चीज़ याद रखना, अस्पृश्यता निवारण एक्ट या अधिनियम कब आता है, तो 1955 में आता है ना, क्योंकि आर्टिकल भी आपसे अधिनियम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, आर की परीक्षा में अधिनियम काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था, ठीक। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई, तो आर्टिकल 17 में की गई। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित किस अनुच्छेद से है, आर्टिकल 17 से है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन है, कई बार घुमा के पूछ रहा है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, तो SC/ST। छुआछूत किस में था, SC/ST में था सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसी में क्या हुआ कि आर्टिकल 17 जोड़कर छुआछूत को बंद किया गया। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अच्छा स्टेटमेंट देकर पूछा गया है ना, तो इस टाइप से भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखो, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा, समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, जो कि ऑप्शन ए सही है। अब मैं अगर डिटेलिंग की बात करूं तो आर्टिकल 19 में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाऊंगा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अगर कोई कैदी है, कोई व्यक्ति है, अगर उसने कुछ अपराध किया है और वो कानून के तहत सिद्ध हो गया है, प्रूफ हो गया है, तो उसको क्या क्या संरक्षण दिया गया है उसके बारे में 20 में है। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, याद रखना जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ठीक है। उसके बाद 22 में क्या है, दोष सिद्धि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर उसको पुलिस उठा ले गई है तो वो क्या करेगा, तो वो आर्टिकल 22 के तहत अपना अधिकार समझाएगा उसे, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। भाषण एवं अभिव्यक्ति, जब विचार एवं अभिव्यक्ति जो भी कह दो, तो आर्टिकल 19, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब देखो, आर्टिकल 19 में कई चीज़ें हैं, मैंने बताया विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, और प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखना प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ही है, ठीक है। उसके बाद एक आपने पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज हम लोग घर में लगाते हैं, पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले ये कुछ विशेष स्थलों में ही लगाने की अनुमति थी, लेकिन अब प्रत्येक घरों में लगाने की अनुमति कैसे मिलती है, तो याद रखना नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004, इन्होंने क्या किया, इसके तहत ही, इस वाद के तहत ही राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक घरों में लगाने की अनुमति दी जाती है, ठीक है ना, वो भी इज्जत के साथ। कैसे, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत। जी आर्टिकल याद रखना, ठीक है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, 19 फर्स्ट ए में है ये, ठीक है ना, सब आर्टिकल है। उसके बाद देखो, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। जैसा कि अभी बताया, संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए,
के तहत क्या है कि हम राष्ट्रीय ध्वज घरों में फहरा सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसी को कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21 में है। ठीक, अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कोई भी व्यक्ति विदेश घूम सकता है आर्टिकल 21 के तहत। क्यों? क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है, उसका अधिकार है कि कहीं भी घूमे। ठीक, आर्टिकल 21 में। अपनी मर्जी से शादी करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में ही है। अपनी मर्जी का खाना खाने, अपनी मर्जी का शुद्ध पानी पीने की स्वतंत्रता 21 में ही है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। आगे देखो, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? निजता मतलब निजी जीवन व्यायाम या निजी कार्य करने का अधिकार है। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में, है ना। हमको अगर मन है हम सो सकते हैं उसी वक्त, हमको अगर मन है हम खड़े हो सकते हैं, तो निजता का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 में ही दिया हुआ है। ठीक, अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? जैसे मैंने कहा, अपनी मर्जी से शादी करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो या लड़के से शादी कर सकती हो आर्टिकल 21 के तहत। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अब देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 21 में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हाँ, अपनी मर्जी से सोने की स्वतंत्रता, वो भी 21 में। तो 21 में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं पूछ रहा कौन सा नहीं आता। तो अच्छे से याद रखना, एक वाद बता रहा हूँ, अरुणा सान बनाम भारत संघवाद, अरुणा सान बनाम भारत संघवाद 2011। इस वाद के तहत ये दिखा गया या ये दिया गया कि जीवन जीने के अधिकार जो है आर्टिकल 21 में, मृत्यु का अधिकार, मरने के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मरना चाहता है तो वो उसका अधिकार नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से मर नहीं सकता। वो सुसाइड कर लेते हैं लोग, बात अलग है, लेकिन वो एक कानूनी अपराध है। ठीक है, हाँ, एक बात कही गई, अगर किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी है, असाध्य मतलब ना ठीक होने वाली, और वो उससे तड़प रहा है, तो वो कानूनी ऑर्डर के तहत अपने प्राण त्याग सकता है, अगर उसका इलाज संभव नहीं है तो। ठीक, अगला देखते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है। पहली चीज़, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, आर्टिकल 21A में दिया गया है। ये 21 से जोड़ा कब गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में जो है निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ठीक है ना, तो याद रखना मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। अभी हम लोगों ने देखा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 21A क्या है? मौलिक अधिकार में आता है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन से परिकल्पित हैं? अब देखो, मैंने बताया 6 मौलिक अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। अब क्या कह रहा है आर्टिकल 23-24 समझना है। आर्टिकल 23 में आपको याद रखना है बलात् श्रम निषेध। क्या है आर्टिकल 23 में? बलात् श्रम निषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते। ठीक है ना, और अगर काम करा रहे हैं तो उसको उसका उतना ही पैसा देना पड़ेगा, उसका पैसा हम
रोक नहीं सकते या ऐसा नहीं कर सकते कि तुम काम करो हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है ना। एक ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 में क्या है, बाल श्रम निषेध। देखो यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, बाल श्रम बलात् श्रम ये क्या चीज़ है। बलात् श्रम जब भी आएगा आर्टिकल 23 में कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उससे काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 में बाल श्रम, हम बच्चों से काम नहीं करा सकते। बच्चों को देखा होगा ज़बरदस्ती फैक्ट्री में लगा देते हैं, दुकानों में लगा देते हैं, तो ये क्या है, अपराध है। किसके तहत, आर्टिकल 24 के तहत, ठीक है ना। तो ये बच्चों का अधिकार है कि वो बच्चे बचपन में काम नहीं कर सकते। बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24 में। तो हमसे पूछा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 दोनों में है। तो देखो, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी निषेध, मतलब बंधुआ मजदूरी, हम जबरदस्ती बांध के मजदूरी नहीं कर सकते, करवा सकते, पहला हो गया। अस्पृश्यता, ये तो 17 में, ये हो नहीं सकता। अल्पसंख्यक, बिल्कुल नहीं। कारखानों खदानों में बच्चों को नियोजन का निषेध, बिल्कुल सही। कारखानों खदानों में बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। तो 1 और 4 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, बच्चों का पूछा है, तो 23 क्या है, बलात् श्रम है। 24 क्या है, बाल श्रम, बच्चों का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, मतलब कहने का कि आर्टिकल 24 में क्या है कि बाल श्रम निषेध है भैया, तो इसे क्या किया गया है, रोका गया है, निषेध किया गया है। तो ये कैसा निषेध है, तो ये पूर्ण निषेध है भाई, पूरी तरीके से रोका गया है ना, ऐसा तो नहीं किया गया। ठीक है भाई, बच्चे जो हैं 12 से 1 तक काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चे काम नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं। पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, मतलब पूर्ण निषेध है। ठीक है, अगला देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर, अनुच्छेद 24। क्लियर, अगला देखेंगे, मूल अधिकार से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध है। आर्टिकल 24। एक ही क्वेश्चन कितने टाइप से पूछ रहा है, देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिवंशन के संरक्षण से प्रदान करता है। देखो, दोष सिद्धि, मैंने बताया था दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 है। मतलब दोष सिद्धि का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी ने अपराध किया है और वो कानूनी तौर पर या न्यायालय में वो सिद्ध हो गया है, प्रूफ हो गया है कि हाँ इसी ने अपराध किया है, तो वो क्या होगा, उसको क्या क्या संरक्षण दिए गए हैं। तो पहली बात तो आर्टिकल 20 में लिखा गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि। अभी क्या क्या है, तो इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। पहली बात, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी ने चोरी की है तो 6 महीने की सज़ा मिली, 6 महीने उसने सज़ा काट लिया, फिर बाहर आ गया, फिर किसी ने देखा कि अरे तुम तो यार बाहर घूम रहे हो, तुम चोरी किए तो फिर चलो, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने सज़ा काट ली उसने, बस उसका काम ख़त्म। तो एक बार अगर उसने अपराध किया है तो उसके लिए एक ही बार उसको सज़ा मिलेगी। दूसरी बात ये कही गई है आर्टिकल 20 में कि उसने जब अपराध किया है तब जो कानून था उसी के तहत सज़ा मिलेगी। मतलब कहने का कि अगर उसने 2010 में अपराध किया है तब चोरी की सज़ा थी 1 साल और उसको पकड़ा गया 2020 में, अब चोरी की सज़ा है 3 साल। अगर उसको 2020 में पकड़ेंगे लेकिन चोरी तो उसने 2010 में की है तो उसको सज़ा तो 1 ही साल की मिलेगी, ठीक है ना। तो जिस डेट को उसने चोरी की है, जिस समय उसने चोरी की है, उस समय जो कानून बना है या लागू है या लागू था, उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी। तीसरा क्या है, तीसरा है कि उसको, उस व्यक्ति को, उस अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब उसको हम टॉर्चर नहीं कर सकते कि नहीं तुम अपने खिलाफ गवाही दो, उसको हम नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक वाद आता है, वाद याद रखना है, सेल्वी बनाम, सेल्वी बनाम, सेल्फी नहीं है, सेल्वी है, सेल्वी बनाम भारत संघवाद। भारत संघवाद कब आता है, 2010। इसमें कहा गया कि नार्को टेस्ट, ब्रेन टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सभी मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। क्यों,
क्योंकि आर्टिकल 20 में कहा गया है, आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है, शुद्ध भाषा में आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है कि भाई स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और नार्को टेस्ट क्या होता है कि आप तुरंत झूठ पकड़ लोगे, ब्रेन टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, तुरंत झूठ पकड़ लोगे, स्वयं के खिलाफ गवाही दे दोगे, है ना। तो ये क्या है कि ये एक मौलिक अधिकार का हनन है। अब मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाद इंपॉर्टेंट है, सेल्वी बनाम भारत संघवाद 2010 में, ठीक। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मौलिक अधिकार आज यहीं तक रहने देते हैं। एक क्लास आपकी मौलिक अधिकार की और होगी और आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा। इतना ही आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, चाहे आप RAR दीजिए या UPPSC प्रीलिम्स दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।